ओके, तो हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो पढ़ रहे थे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डायगोनलाइजेबल का कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे एक साथ कि कैसे हो रहे हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में। उसमें दो टर्म आइगन वैल्यू का और यूज होता है, एक है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। दो टर्म यहाँ पे यूज होता है, एक है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और दूसरा है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आइगन वैल्यू के लिए। अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरा कोई भी रूट्स मुझे दे रहे हैं, वो 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, रूट अगर 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो मेरा आइगन वैल्यू कितना मिलेगा? जो आइगन वैल्यू हमें मिल रहा है वो भी 8 टाइम ही मिलेगा। मीन्स अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मान लो कि लैम्डा मिल रहा है एक रूट, तो लैम्डा मेरा एक आइगन वैल्यू बनेगा, और ये मान के चलो 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है और ये आइगन वैल्यू भी है हमारे पास। तो ये 8 टाइम का इसे आर फोल्ड आइगन वैल्यू भी बोला जाता है, कभी कभी इसको बोलते हैं आर फोल्ड आइगन वैल्यू। मीन्स 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, और ये जो नंबर है आर, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि जो हमारा आइगन वैल्यू होगा वो अगर कोई पर्टिकुलर आइगन वैल्यू वो अगर 8 टाइम रिपीट होता है तो उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 8। ए एम लिखता हूँ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। आठ, ठीक। तो अगर लैम्डा रिपीट्स होते हैं 8 टाइम्स, देन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज 8। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोनो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए होता है, पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए। तो आर हो सकता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम कितने दूर तक जा सकते हैं? एन तक, जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अगर ऑर्डर ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो आर कभी भी एन से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो आर ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लोगे 3 क्रॉस 3, सपोज मान के चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आइगन वैल्यू क्या है? 1 ही है, इसका ऑल आइगन वैल्यू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 1, 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, आइगन वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 का कितना हो जाएगा? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 3। तो ये मेरा हो गया एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब हम आते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें एक आइगन वेक्टर मिलता है, या आइगन वेक्टर छोड़ो, एक आइगन स्पेस हमें मिलता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हर एक लैम्डा के लिए, हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें एक आइगन स्पेस मिलता है। आइगन वैल्यू हमें एक आइगन स्पेस देते हैं, हर एक आइगन वैल्यू, हर एक आइगन वैल्यू हमें एक आइगन स्पेस देगा। तो आइगन स्पेस मतलब क्या हो गया? वेक्टर स्पेस, क्योंकि ये आइगन स्पेस जो देगा वो जीरो के साथ मिलकर हमें, मतलब आइगन वेक्टर सारे विद द जीरो वेक्टर आइगन स्पेस बनते हैं। तो ये आइगन स्पेस क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो ये वेक्टर स्पेस का भी एक डायमेंशन होगा, ये आइगन वैल्यू के लिए आइगन स्पेस मिलेगा, इसका एक डायमेंशन होगा। तो ये जो आइगन स्पेस का डायमेंशन होगा, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आइगन स्पेस का जो डायमेंशन है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी
डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। ठीक, तो डायमेंशन जो होगा आइगन स्पेस का विद रिलेटेड टू लैम्डा, उसी का लैम्डा का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया कि जैसे सिंपल हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही चूज किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज किया था 3x3 में, तो इसका जो हमारा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हुआ 1 के रेस्पेक्ट में, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के रेस्पेक्ट में हो गया 3, तो इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा 1 के रेस्पेक्ट में? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के रेस्पेक्ट में 3। अब इसको चेक करके देखते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली बाय डेफिनेशन क्या है कि इसका जो आइगन वेक्टर मिलेगा आइगन स्पेस उसका डायमेंशन। तो ऐसे तो हम डायरेक्टली फाइंड कर ही लेते हैं क्योंकि हम ये डायगोनलाइजेबल है तो उसमें 3 ये देगा हमें, पर ठीक है वो चीज़ हम देख लेते हैं। रिलेशन रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है, इसमें फाइंड करते हैं। ठीक, तो इसके लिए जियोमेट्रिक इसका आइगन स्पेस क्या बनेगा, अगर 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका आइगन स्पेस क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स क्या बनेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो अगर 1 के रेस 1 मेरा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिसिटी एलजीडी मल्टीप्लिसिटी 3 है, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसका क्या बनेगा, तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे। तो हम एक्चुअली देखते क्या है ए माइनस लैम्डा आई का सॉल्यूशन स्पेस वही मेरा आइगन स्पेस होता है। तो ए माइनस लैम्डा एक्स जीरो एक्स हम फाइंड करेंगे दिस इज सॉल्यूशन स्पेस, तो इसमें 1 1 और माइनस कर देंगे अगर, यही बनेगा ना, इसी से हम सॉल्व करते हैं आइगन वैल्यू। अब इसका आइगन वेक्टर क्या बनेगा, सभी जीरो हो गया, इसमें सभी जीरो हो गया, फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, नालिटी 3 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आइगन स्पेस में वेक्टर्स क्या क्या बने, क्योंकि ये जियो मैट्रिक्स जब बन गया तो मेरे पास जियो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरा चॉइस में है वो, क्योंकि जब एक्स में कुछ भी नहीं है जीरो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड में अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकता हूँ। तो मेरा जो इसमें आइगन वेक्टर बनेगा वो एक्स वाई जेड ही ऐसे बनेगा, मीन्स एक्स वाई जेड। अगर इसको तुम ऐसे लिखना चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हो, दिस, यही मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स वाई जेड ही मेरा बनेगा टोटल, कोई भी एक्स वाई जेड का वैल्यू लो वो मेरा जीरो दे ही देगा, जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। तो मेरा जो आइगन स्पेस बना इसका आइगन स्पेस 3 वेक्टर से जनरेट हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जस्ट स्टैंडर्ड बेसिस है मेरा आर क्यूब का, तो ये तीनों से जनरेट हो सकता है। तो मेरा इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा आइगन स्पेस का 3, क्योंकि 3 बेसिस में एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड मेरा वेक्टर है, एक्स वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तीनों से जनरेट हो जाएगा, तो मेरा जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो ये केस में क्या हुआ कि मेरा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के रेस्पेक्ट में 3 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 का वो भी 3 है, तो दोनों इक्वल। ठीक, अब एक चीज देखो, ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के रेस्पेक्ट में 3 हो गया, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के रेस्पेक्ट में ये भी 3 हो गया, पर कभी भी ये जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोई भी आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो है ये इससे ज्यादा हो सकता है क्या, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा हो सकता है क्या, कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मेरा मान लो आर है, यहाँ पे मैंने बोला कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आर, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर से ज्यादा हो सकता है,
आर से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मान लो आर से ज्यादा हो गया, बाकी और भी तो आइगन वेक्टर्स होंगे, उसका भी हम जोड़ेंगे तो टोटल जो आइगन स्पेस का डायमेंशन बन जाएगा वो एन से भी ज्यादा बन जाएगा। तो एन से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका उतना लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा नहीं। लिनियरली इंडिपेंडेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? एन ही हो सकता है, क्योंकि एन मेरा ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो अगर ए लैम्डा रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, तो मेरा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आर हो सकता है। आर से कम भी हो सकता है, आर के इक्वल भी हो सकता है। तो जियो है? हाँ, नहीं समझा, फिर से बोलो। लैम्डा इजिकल टू दो लैम्डा बोल, हाँ आगे मतलब दो है। हम्म। लैम्डा, हाँ ठीक है, लैम्डा लैम्डा वन मान लो सपोज कुछ भी है इसका। हाँ, इसका एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, 1 है। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि वन अगर इसका एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वही तो मैंने बोला कि इसका अगर मान के चलो कि इसका सारे का मान लो 1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे 2 हो गया, और बाकी मान के चलो कि किसका, हाँ उसका हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, वो क्वेश्चन ये है कि दोनों मिला के 3 से ग्रेटर देन ना हो, तो टोटल मिला के n से ग्रेटर देन। किसके? इसमें ना, हाँ ये 1 से ज्यादा इसलिए नहीं होगा, उसका एक ये है कि अगर हम उसका देखेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं, रैंक देखेंगे ना, ए माइनस लैम्डा आई का इस टाइप से रैंक अगर देखते हैं, तो इसका जो होता है ये ऑलवेज एन माइनस आर से ग्रेटर देन होता है, टाइप से वहां से प्रूफ होता है ये चीज। ठीक है, तो ये अगर एन माइनस वन आर से ग्रेटर देन होगा तो वो ऑलवेज जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन स्पेस वो लेस देन आर हो जाएगा, इस हिसाब से प्रूफ होता है। इसका जो हम डायमेंशन अगर चेक करेंगे ए माइनस लैम्डा ऑलवेज एन माइनस आर से ग्रेटर देन होगा, और इसका हम दिखा देंगे कि यहाँ पे जो इसकी वजह से जब रैंगुलरिटी थ्योरम पे लगा देंगे तो रैंगुलरिटी थ्योरम से ये आ जाएगा कि यह लेस देन आर हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ है इसका, मतलब ये इसको यूज किया जाता है एन माइनस आर से ग्रेटर देन ऑलवेज, ऑलवेज। तो यहाँ पे एक चीज है, ऑलवेज एक कंडीशन जो ये होता है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है ए एम, कोई भी एक इसके ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन इन द सेंस कि हमारा जो जीएम होगा वो लेस देन इक्वल्स टू एम। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो आइगन वेक्टर्स हम लेते हैं वो नॉन जीरो लेते हैं, तो जीरो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है। ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर कोई लैम्डा के लिए अगर ऐसा लैम्डा मिल गया जिसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। उस आइगन वैल्यू को हम बोलते हैं रेगुलर आइगन वैल्यू, जिसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल होता है। मल्टीप्लिसिटी 1 है, उसका तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1 जो होगा वो तो हो ही नहीं सकता से ज्यादा।
एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंस जो है मतलब ये रेगुलर आइगन वैल्यू का, जिसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो गया, इसका सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए का सारे आइगन वैल्यू अगर रेगुलर है तो वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक। एंड उल्टा भी ट्रू है, कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर मेरे पास ऑल आइगन वैल्यू अगर कोई मैट्रिक्स का ये है, आज वो बच्चे पढ़े ना एक क्वेश्चन आते हैं आगे इसके। ठीक। तो हमें अगर ये चीज हमने दिखा दिया कि सारे आइगन वैल्यू मेरा रेगुलर है, तो भी हम बोल सकते हो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल। एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ओनली हमारा इसके लिए था कि जब सारे आइगन वेक्टर्स एलाई होते थे, है ना। रेगुलर हो गया मतलब भी सारे आइगन वेक्टर्स एलाई हो जाएंगे। दोनों कंडीशन देखा जाए तो लगभग सेम ही है, क्योंकि अगर सारे आइगन वेक्टर, ये क्या है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली रैंक है, आइगन स्पेस का डायमेंशन। तो आइगन स्पेस का डायमेंशन अगर मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो गया तो उतना ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा जब इक्वल हो गया तो सारे जो आइगन वेक्टर्स हमें मिल गए एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तभी एलाई बन गए उतने ही नंबर। इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये लगभग इक्विवेलेंट है उस स्टेटमेंट के साथ जो हम बोलते हैं सारे आइगन वेक्टर एलाई है। वो भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि जब ये सारे आइगन वैल्यू उसके रेगुलर होंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 था, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 था, तो आइगन वैल्यू क्या, एक ही आइगन वैल्यू है, एक आइगन वैल्यू इरेगुलर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल। कुछ डायगोनल है भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ डायगोनल भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनलाइजेबल पे और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हुआ, अगर मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक हुआ, ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इंपॉर्टेंस भी है कि अगर तुमने मान लो कि कोई मैट्रिक्स तुम्हें दे दिया और बोला कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, उसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम उसका आइगन वेक्टर फाइंड करो, आइगन वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद ही तुम बता पाओगे कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। हमेशा हर चीज तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ये इंप्लाई करता है कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी है तो भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। और इसमें एक चीज है और, एक इसके मतलब स्टेटमेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, वो है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ठीक, क्या है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल? ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल क्या होता है? अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल होगा ही, साथ में ये भी बोल सकते हैं हम कि मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल क्या होता है? नॉर्मल डायगोनलाइजेबल मतलब कि तुम मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा मेरा, यहाँ पे पी ए पी इनवर्स ये मैं लिख सकता हूँ, यही डायगोनल का डेफिनेशन है। यहाँ पे डी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे पी क्या है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलना चाहिए, इतना ही है। अगर पी ऑर्थोगोनल भी हो जाए तो हम बोलेंगे
ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो इस केस में अगर इफ पी ऑर्थोगोनल, अगर पी ऑर्थोगोनल हो जाता है तो हम इस केस में बोलेंगे देन ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनल। फाइन। ऑर्थोगोनल डायगोनल मतलब जो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को डायगोनल बना रहे हैं वो खुद ऑर्थोगोनल भी हो। नॉन सिंगुलर ऑर्थोगोनल होगा तो नॉन सिंगुलर तो हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सब स्टेटमेंट काम पे आते हैं कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल दिखाने के लिए, ये सब स्टेटमेंट का यूज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल्स हम लोग कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि उस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू या क्या कुछ मिल सकता है कि नहीं, या उसमें डायगोनलाइजेबल होता है कि नहीं, ये सब चीज़ एक बार चेक करते हैं। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर डायगोनलाइजेबल कर रहे हो, अगर तुम लोग डायगोनलाइजेबल का कर रहे हो, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया, सपोज मान लो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नॉर्मली इस टाइप से मैट्रिक्स है कि मान लो 2x2 मैट्रिक्स एक दे दिया 1 1 3 0। अब पूछा गया तो ये तो 1 1 है आइगन वैल्यू, सिंपल 1 1 आइगन वैल्यू हो गया, तो लैम्डा हो गया 1 और 1। अब ये डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं, पर इस में ये सब मैट्रिक्स तुम डायरेक्ट देख के ऐसे बता सकते हो ये सब मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 को हमें से मतलब ये इसको डायगोनल बनाने नहीं देगा। मतलब इन सिंपल केस इस टाइप का जो चीज़ें होते हैं जैसे ऐसे, इसको हम डायगोनलाइजेबल नहीं कहते हैं, इसको डायगोनलाइजेबल नहीं कहते। तो ऑलरेडी इस फॉर्म में ये गिवन है, इसको कुछ भी कर लो ये डायगोनल तुम नहीं बना सकते। n क्रॉस n में होगा तो इसमें इस टाइप से होगा, जैसे मान लो ऐसे ऐसे गिवन है, यहाँ पे एक 1 हो गया तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, यहाँ पे हो गया तो भी नहीं होगा। हो सकता है, हो सकता है। इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनता है तुम इसको चेक करके देख सकते हो, इसका एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक, इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करो 1 आएगा, क्योंकि एक तुम इसमें ये इक्वेशन लोगे कि 1 1 हो गया तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 1, ये करोगे तो ये तो 0 0 हो गया, एक ही इक्वेशन तुम्हारा बनेगा। एक इक्वेशन मतलब ओनली यहाँ पे आएगा 3y0, मतलब y इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमारा क्या वेक्टर बनेगा 1 0, आइगन वेक्टर ये बनेगा 1 0, इसका डायमेंशन कितना हो गया 1 हो गया। डायमेंशन अगर ये डायमेंशन 1 हो गया स्पेस का, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू मेरा है 1 0, एक ही वेक्टर मेरे पास है, तो 1 0 डायमेंशन 1 हो गया, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया, एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इक्वल तो है नहीं, इफ एंड ओनली कंडीशन था, तो डायगोनलाइजेबल है नहीं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे मैट्रिक्स है जो डायगोनल, सिमेट्री मैट्रिक्स ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल, तो सिमेट्री मैट्रिक्स तो कुछ भी ले सकते हो तुम। मैं सिंपली इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में हर एक तुम्हें कुछ ट्रिक्स होते हैं कि हमें हर एक को चेक करना नहीं होता, तो उतना तुम चेक करने जाओगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यदि मैट्रिक्स का बात होता है तो कुछ कुछ मैट्रिक्स को देख के तुम उसको डिस्कस कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स जैसे है इस टाइप से मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल में ऐसे रहेगा, मतलब डायगोनल से ऊपर, ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है।
यहाँ पे नीचे, यहाँ पे। हाँ, तो देखो क्या होगा, दो अलग अलग डिफरेंट आइगन वैल्यू हो गया। हाँ, तो हो जाएगा इसमें। हाँ, तो दो डिफरेंट, अगर इसमें हमारा तो वो भी स्टेटमेंट है ना कि अगर हमारे पास सभी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होते हैं, एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो जाएंगे तो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे वो, है ना। डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसमें तब ये इक्वेशन नहीं बनेगा ना, इसमें 1 के लिए बनोगे तो ये 0 बनेगा, 2 के लिए तो अलग बनेगा, अलग एक वेक्टर बनेगा, तो दोनों के लिए तो अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें वेक्टर मिल जाएगा, तो एक एक मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 1 को मतलब लेफ्ट की तरफ लैम्डा 1 रखा मैंने, 1 - 1। हाँ, लैम्डा आई। हाँ, पता तो था 1 1, बिना पता होके कैसे पुट कर देंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, उसका तुम लोग फाइंड करो कि वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, या उसका आइगन स्पेस आइगन वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे, कि ये भी बहुत ही मतलब ऐसे फाइंड तो करना नहीं होता है, पर कभी कभी मुश्किल वक्त में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके, इस मैट्रिक्स के लिए हमें फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। 1 - 3 3 3 - 5 3 6 - 6 4। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हमें चेक करना है कि ये डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। और इसके लिए ये अगर डायगोनलाइजेबल सपोज होते हैं, पहले यही चेक करो, अगर डायगोनलाइजेबल होते हैं तो इसका पी हम फाइंड कर सकते हैं क्या। जो पी मैट्रिक्स होते हैं, पी इनवर्स ए पी या पी ए पी इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स हमें देते हैं, डी देते हैं, ये पी को हम फाइंड कर सकते हैं क्या। ऑनलाइन जो भी लोग हो इसको सॉल्व करो, कि हमें इस मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना है इस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। अगर डायगोनलाइजेबल होता है तो ऐसा हमें पी मिल सकता है क्या, इस पी को हम फाइंड कर सकते हैं क्या।
का आइगन वैल्यू क्या क्या आ रहा है? इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तो ज्यादा नहीं आ गया, कॉम्प्लिकेटेड? +3 3 6। टू टू -4। बाकी तुम लोग को आया? सिंपल इसको करो, डिटर्मिनेंट जो इक्वेशन होता है मेरे पास, वाह थैंक यू। ऑनलाइन सब कितना आंसर आ रहा है? आइगन वैल्यू क्या क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं -2 -2 4। और तुम लोगों को आया है 2 2 -4। तो कौन सा सेट को ले हम, ये कि ये? मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक माइनस का अंतर है बस। ऐसा तो नहीं सब एक साथ किए हो इसलिए सब सेम आंसर आ गया? पूछेगा तो हमें नहीं पता चलेगा? बीच में मैं खड़ा हूं ना ट्रैफिक पुलिस की तरह। अरे आइगन वेक्टर फाइंड करो ना एक एक का, आइगन वेक्टर फाइंड करो। अब इसका मैं भी चेक करता हूँ कि दोनों में कौन सा करेक्ट है। दोनों में कौन सा करेक्ट है वो चेक करते हैं। दोनों सेम ही आएगा, वो जोड़ के हम देख चुके हैं।
डिटरमिनेंट निकालना तो उससे अच्छा यही निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट भी सेम ही आएगा, डिटरमिनेंट भी सेम आएगा। माइनस माइनस एक माइनस प्लस में अंतर होगा, माइनस प्लस में अंतर होगा। क्या है तुम लोगों का, क्या है, कौन सा, पहला सेट कि दूसरा सेट? सेकेंड। चलो देखते हैं, अगर गलती हुआ तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं ना कि सब एक साथ चीटिंग किए हो। कॉमन कैसे ले लोगे, इक्वल्स टू जीरो थोड़ी है। हाँ इक्वेशन में ले सकते हो। तो फिर देखते हैं, हाँ देखते हैं अभी। मैट्रिक्स में गड़बड़ी है। हाँ हाँ वो भी ठीक है, और उसमें तो प्लस माइनस साइन भी ये करते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस जीरो है तो ये लैम्डा स्क्वायर गायब, तो जीरो लैम्डा स्क्वायर गायब प्लस मैट्रिक्स क्या था चाहिए। हाँ तो ये कितना आ रहा है, -12 पर है। तब तो माइनस थे लैम्डा क्यूब भी था ना। नहीं हम पहले ही माइनस आके लिख देते तो अलग साइड चीज वही ऐसे तो माइनस की पावर एन वाला लिख दोगे ना तो उससे माइनस। ये तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो ऐसा लग रहा है। प्लस माइनस करके ना, हाँ तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो पूरा, मैं थोड़ा कर ही लेता हूँ। प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा नहीं 4 लैम्डा ये प्लस में होगा, -5 माइनस लैम्डा। माइनस हाँ तो ये माइनस है ना, तो -5 लैम्डा होगा ना, तो +4 लैम्डा होगा ना। -12 -18 -6 कर देता हूँ, 3 लैम्डा कर देता हूँ +3 5 6 30 हो जाएगा, दैट इज 12 +6 लैम्डा।
minus lambda 18 minus 20, that is lambda square plus lambda, और ये है 18 minus 20 minus 2. Minus 9 plus 36 plus 0. Minus 2 minus lambda k minus 5 plus 2 plus 18 इसमें से कैंसिल 16. ये इक्वेशन बन रहा था तुम लोगों को क्या? ठीक 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 हो गया. इतना ये इक्वेशन बन रहा है ना? वही लैम्डा क्यू माइनस 12 लैम्डा. बिल्कुल बिल्कुल. ये इक्वेशन बना कि नहीं? लैम्डा क्यू माइनस 12 लैम्डा माइनस 16 इक्वल्स टू 0. क्या गलत हुआ सबका? हाँ, वो देते थे ना असाइनमेंट, सब एक साथ छप के आ जाता था, ऐसा हो गया लोगों का. मुझे क्या उल्टा सीधा समझा रहे थे यहाँ पे. ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा -2 एंड 4. हाँ, ऑनलाइन वाले जीत गए. और ऑनलाइन एक ही नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग कोई नहीं बोल रहे कुछ. ठीक है, तो ये जो है -2 एंड 4, ये लैम्डा का वैल्यू है. अब इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है आइगन वेक्टर क्या बन रहा है. एक -2 के रेस्पेक्ट में देखना है, जब लैम्डा -2 होगा तब मेरा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, और एक लैम्डा इक्वल टू 4 होगा तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा. ओके ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या आ रहे हैं -2 के लिए? -2 के लिए आइगन वेक्टर क्या क्या आ रहे हैं? ओके अच्छा. एक 110 एक 10 -1. ओके तो इसके लिए 1 -2 है, 2 -3 3 3 -3 +2 3 6 -6 और ये 4 +2 XYZ. ये मेरा देखा 0 0 0. ये मैं फाइंड कर रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए.
तो ये मेरा इक्वेशन जो बनेगा ये 3 माइनस 3 3, तो ये इक्वेशन लगभग सेम बन जाएगा, -3 3 -3 3 दोनों सेम बना, और एक 6 -6 6। तो तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, तीनों मेरा सेम इक्वेशन बना। कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं तो ये होगा 3x - 3y + 3z = 0। कोई एक को करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे कि सबका आंसर सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, x - 1y, तो ये कुछ भी तुम ऐसे कर सकते हो कि मान लो सपोज x + z = y, या तो y को मैं लिख सकता हूँ x + z के फॉर्म में। हाँ, तो जो मेरा वेक्टर्स बनेगा, वो जो वेक्टर्स बनेगा क्या बनेगा, x + z और z, ये मैं लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिखा जा सकता है कि मेरा जो आइगन वेक्टर्स बनेगा वो क्या बनेगा, x + z z। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे 1 1 0, प्लस z में कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा 0 1 1, दिस इज द आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आइगन वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, एक ही इक्वेशन है, कोई एक को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाकी दो से। तो मेरा जो एक्स वाई जेड था यही मेरा सॉल्यूशन स्पेस था, तो वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस जेड से, एक्स को कॉमन ले लोगे 1 1 0, जेड को कॉमन लोगे 0 1 1। तो मेरा -2 के रेस्पेक्ट में, आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में दो आइगन वेक्टर मिल गया, एक है 1 1 0 एंड 0 1 1, ये दोनों से जनरेट हो जाएगा आइगन स्पेस। तो ये इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम हो गया। बाकी जो एक ये और एक है 4 के लिए तो एक आएगा ही आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या क्या है, ये डायगोनलाइजेबल है। और ये 4 के रेस्पेक्ट में अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएगा वेक्टर, 4 के रेस्पेक्ट में अगर फाइंड करना चाहूँ तो एक 1 1 0, एक 0 1 1 आ गया, तो मेरा 2 है यहाँ पे, तो आइगन स्पेस का डायमेंशन भी 2 है। यहाँ पे इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 था, और इसका इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 के लिए, -2 के लिए। और 4 के लिए अगर मैं फाइंड करना चाहूँ आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर क्या आएगा 4 के लिए, 1 1 आपने कहा कि Z जो है वो दोनों से जनरेट हो जाएगा, 1 1 0 ये कह रहे हैं। ये -2 है ना, -2, हाँ, -2 के रेस्पेक्ट में जो आइगन स्पेस मिला, वो आइगन स्पेस का ये दोनों बेसिस बनेंगे। ठीक, मल्टीप्लिसिटी इसकी हो गई। आइगन आइगन वैल्यू क्या क्या आया था, आइगन वैल्यू मेरा आया था ना -2 -2 4, तो ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, और इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका आइगन स्पेस का डायमेंशन वो भी 2, इसलिए दोनों 2। कौन सा एल आई नहीं होगा तो बेसिस कैसे बनेगा, ये चेक कर लो एल आई है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, नहीं तो ये एल, हाँ, कौन सा
ठीक है, जो भी डायमेंशन है वो आएगा, लेकिन जब हम निकाल रहे हैं देखो सिंपल सा पहला बात यह है कि -2 के रेस्पेक्ट में जो आइगन स्पेस आ रहे हैं उसमें मेरा इस टाइप से वेक्टर होना चाहिए, x प्लस जेड और z, जहाँ पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द आर, इस टाइप से वेक्टर होना चाहिए। अब ये एक स्पेस बनेगा, इस स्पेस का डायमेंशन तुम कैसे निकालोगे? तो इस स्पेस का बेसिस निकालोगे या डायमेंशन कैसे निकालोगे? वाई डिपेंडेंट है एक्स जेड से, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसीलिए रिप्लेस कर दिया। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बेसिस कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको बेसिस निकालने के लिए, कोई भी जब हमारे पास वेक्टर्स आते हैं इसका बेसिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन है उसी को हम कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा जाए एक पार्टिकुलर वेक्टर की फॉर्म में। तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स एक्स जेड एक्स एक्स जीरो, हाँ, प्लस 0 z z, इस टाइप से फॉर्म में। ठीक है, तब मैं x को कॉमन ले सकता हूँ तो 1 1 0 हो जाएगा, प्लस z को कॉमन ले सकता हूँ तो 0 1 1 हो जाएगा। अब ये दोनों एलाई है कि नहीं कैसे दिखाओगे तुम? ये दोनों एलाई है कि नहीं? चलो मैंने बोल दिया कि ये दोनों से जनरेट हो जाएगा, तो ये मेरा जनरेटिंग सेट हुआ। अभी तक क्या हुआ ये? हाँ हाँ, ये एलाई हो गया। हाँ, एलाई ना होता तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ये दोनों मेरा क्या हुआ, जनरेटिंग सेट हुआ, कि ये दोनों मिलके मेरा जो अल्टीमेट टारगेट था उसको जनरेट कर देगा। अब ये दोनों एलाई है कि नहीं तुम चेक करो। कैसे चेक कर लिए? कैसे कैसे ये दोनों एलाई कैसे है? हाँ, अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू वाई। हाँ, प्रोग्राम फॉर्म बनाओ, ताकि मिल जाए खत्म का प्रोग्राम फॉर्म लिखा है, ऐसे लिखो 1 1 0। यहाँ पे जब दो वेक्टर है हमारे पास जब दो वेक्टर है तो हमें क्या देखना है पहले कि एक दूसरे का जैसे स्केलर मल्टीपल हो रहा है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो एक दूसरे का स्केलर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 0 है, इसका फर्स्ट पोजीशन में 1 है, तो ऑलवेज अलाइन होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी को निकाला, जनरेटिंग को असर निकाला, उसके बाद वो एलाइन ना हो, चेक कर लेना एलाई हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेना उसका एलाई है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जेनेटिंग सेट तो होगा ही उसका। हाँ हाँ, अगर वो जनरेटिंग से वो एलाइन हो ही रहा है तो क्या हम जीएम कहेंगे? ये व्यक्ति समझ करेगा कि नहीं? जीएम मतलब एक डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन ना, तो कोई भी सबस्पेस का तो जीएम मतलब एक डायमेंशन होता है कि नहीं? कोई भी वेक्टर स्पेस हो, जीरो वेक्टर स्पेस के भी डायमेंशन होते हैं जब जीरो, तो कोई भी वेक्टर स्पेस का मेरे पास डायमेंशन होगा, इसका मतलब जीएम एग्जिस्ट करेगा। सिंपल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है जो तुम बोल रहे हो कि मेरे पास जो वेक्टर्स आएंगे वो एलाई होगा कि नहीं, चेक कर लो एलाई है कि नहीं, एलाई तुम चेक कर लो। बात जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो ऑलवेज एलाई होगा ही। तो सर, अगर हमने तीनों अलग बनाए होते और तीनों में से मतलब जैसे अभी निकाला, अभी एक को डिपेंडेंट कर दिया, ऐसे ये तो करा है ना वो, ऐसे ही हम लोग भी करते ही हैं। अगर एक्स वाई जेड हम लोग ऐसे पूरा लिखते हैं, एक्स वाई जेड पूरा बनाते हैं, मतलब 1 0 0 0 1 0, और उसके बाद उसको चेक करते हैं, तो उसमें से अगर वो मतलब एलडी निकलता है तो फिर हम लोग इसको फिर एलडी निकलेगा तब तुम बोलोगे कि उसका डायमेंशन उससे कम है, 3 से, 3 है तो 3 से कम है, 2 होगा 1 होगा, उसको फिर चेक कर लो। और ये एलडी इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो ऑलरेडी मैं तो लिनियरली डिपेंडेंस लिख ही दिया हूँ वेक्टर्स में। लिनियरली डिपेंडेंस अगर मैं इसका दूसरा तो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, मतलब जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया हूँ कि वैसे वो ऑलवेज एलाई हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी उसको लिनियरली डिपेंडेंट जो था उसको रिप्लेस कर दिया हूँ, तो आप क्या लिनियरली डिपेंडेंस बनेगा? अब बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा 3 वेक्टर्स बना कि एक दो -2 के लिए 2 बन गया, 4 के लिए 1 बन गया, ठीक।
तो ये 3 वेक्टर्स, अब मैंने ये चीज एक बोला था कि तो ये अल्टीमेट हो गया कि डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल तो पहले भी प्रूफ हो चुका था, क्योंकि एलजेडी मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, सभी आइगन वैल्यू मेरा रेगुलर है यहाँ पे, सभी का एलजेडी मल्टीप्लिसिटी इक्वल है। अब ऐसा हमें पी मिल सकता है क्या जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स दे, जो डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है, जो डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है, मीन्स ऐसा हमें डी एक मिलना चाहिए जो पी इनवर्स मान के चलो या पी मान के चलो, पी मान के चलो, इस टाइप के फॉर्म में दे। ऐसा पी एक ऐसा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हमें मिलना चाहिए जो ऐसे मिल के डी दे। और डी यहाँ पे क्या है मेरा, -2 -2 4, या कोई कॉम्बिनेशन चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से बनेगा, या 4 -2 जो भी है। तो ऐसा डी हमें मिलने के लिए ऐसा हमें पी मिल सकता है, मतलब मिलना ही चाहिए। जब हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनलाइजेबल है, तो ऐसा पी फाइंड कर सकते हो, ऐसा पी फाइंड कर सकते हो। तो ये आइगन वेक्टर से इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिख देंगे, सारे एल आई है, तो सारे जब एल आई है तो पी इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो पी मैट्रिक्स में ये बना सकता हूँ 1 1 0 0 1 1 और 1 1 2। ठीक, ये मैट्रिक्स में पी बना सकता हूँ। ये अगर मैं पी बनाता हूँ तो ये मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा पी इनवर्स ए पी, वो मेरा डी बना देगा। ये चेक करके देख सकते हो। तो एक्चुअली में डायगोनलाइजेबल में वही होता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो मेरा सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होते हैं, और जो पी होता है सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर। बोलो बोलो। इसको यहाँ पे तुम लोग करके देख सकते हो कि पी इनवर्स ए पी क्या मैट्रिक्स आ रहे हैं, पी इनवर्स ए पी करके देख सकते हो। जो भी है वो बाद में करना आराम से फुर्सत से। ठीक है, डायगोनलाइजेबल में और कोई चीज़ तो है नहीं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बाद में कराएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, आया था, तो तुम्हारे पास था क्वेश्चन? वो जो क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या है कि आइगन स्पेस जो था वो टोटल आर था शायद, एक एक ए मैट्रिक्स था n क्रॉस n। क्वेश्चन तुम दिखाए थे ना उसे, पता नहीं शायद कल नहीं परसों। जो इसका एक आइगन, मतलब इसका जो आइगन वैल्यू कोई भी आइगन वैल्यू का आइगन स्पेस टोटल आर एन को कवर करते हैं। एक सी के ऊपर वेक्टर स्पेस था शायद, इसका अगर आइगन स्पेस जो होंगे, से कुछ था, मैं देखो तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उस दिन हम ये नहीं कर पाए थे उसको, लेकिन हम नहीं कर पाए थे उस क्वेश्चन को, पर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे बाद में। यहाँ पे ऑप्शंस हम गलत बता रहे थे, मतलब हम लोग इसको ये नहीं कर पा रहे थे, ये कि
ए 75। ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका C के ऊपर मैट्रिक्स है, R के ऊपर कुछ भी मान के चलो, सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर C के ऊपर ही मान के चलो, C के ऊपर मैट्रिक्स है, all eigenvalues of are equal. ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। पहला तीसरा ही तो सही है, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा गलत है। अरे तीसरा सही है, कैसे सही? तीसरा सही है सर। क्या ले लिया तो पूरा आंसर पूरा बैठे के बैठे हैं। सर, ये स्टेटमेंट ए और जीरो मैट्रिक्स लिखो, सब आइगन वेक्टर कैसे लिखो? हाँ लिखा जीरो मैट्रिक्स, एवरी नॉन ये भी नॉन जीरो वेक्टर जीरो मैट्रिक्स का स्पेस हो जाए। जीरो मैट्रिक्स दो, एल मैट्रिक्स दो। स्टेटमेंट पढ़ा है, ये गिवन मैट्रिक्स की कॉपी है। अरे तो बताओ ना, जीरो मैट्रिक्स हो गई। जीरो मैट्रिक्स का भी सभी नॉन जीरो वेक्टर कैसे हैं? आइगन स्पेस है, आइगन वेक्टर है। आइडेंटिटी तो है ही नहीं। तो बहाने ये नॉन जीरो और सम ये लिखा ना, कैसे हो जाएगा ना? मैट्रिक्स लो, मैट्रिक्स को कैसे लिख दोगे? लैम्डा इनटू है और मैट्रिक्स। अच्छा लैम्डा जीरो ले लोगे तो लैम्डा जीरो ले लो तो लिख ही दो। तो जी गलत है। यहाँ के क्या बोला है कि C टू दी पावर n, कोई भी R भी मान के चलो, C भी मान के चलो, सभी आइगन वेक्टर है। जो भी वेक्टर उठाओगे सब आइगन वेक्टर है। हाँ, जीरो वेक्टर एक ही होता है, वेक्टर एक ही होता है या कैसे? जीरो वेक्टर एक ही होता है। वो आइगन वेक्टर होते नहीं। जीरो वेक्टर तो पहले ही हम आइगन वेक्टर नहीं होगा। तो कोई भी है इसमें C टू दी पावर n को जीरो जीरो छोड़ के, वो मेरा आइगन वेक्टर है, सभी आइगन वेक्टर है।
उसके ऊपर हमें स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें तो हमें उसमें इससे ये कंफ्यूजन भी था कि जैसे कोई भी हमें आइगन वेक्टर अगर उठा लेते हैं, मतलब सपोज मान के चलो हमने ये उठाया कि कोई भी ऐसे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स भी उठाए, सपोज हमें डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर सब उठा आइगन वैल्यू उठा ली, उसके लिए हमें क्या डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, सारे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स भी ले लेंगे तो उसका डायमेंशन भी n है, n मिला के तो वो भी तो c टू द पावर n के बराबर हो जाएंगे। फिर तो हम लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में थे कैसा, मैं बाद में ये चीजें हमें क्लिक हुआ कि ऐसा क्या है कि जैसे मान के चलो कोई भी हम आइगन वेक्टर ऑल डिस्टिंक्ट ले रहे हैं कि लैम्डा 1 से स्टार्ट करके लैम्डा 2 से स्टार्ट करके लैम्डा n हम ले रहे हैं, सभी डिस्टिंक्ट ले ही सकते हैं। सभी अगर डिस्टिंक्ट लेंगे तो हमारे लिए लैम्डा 1 के लिए x एक बेसिस हमें मिलेगा, इसके लिए x2 हमें मिलेगा, इसके लिए xn मिलेगा, तभी li होगा क्योंकि सब जब ये है तो सब li है। सब जब li हो गया मेरा तो ये एक ये सब मिला के ये तो इसका डायमेंशन कितना हो गया n, क्योंकि टोटल तो cn को कवर कर लेगा वो, कि जब हर एक मेरे li है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। हमारा कोई डाउट इसी में था कि अगर सभी हम डिस्टिंक्ट लेंगे तभी हमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मिलेंगे तो सभी li होंगे, तो वो भी सभी टोटल आर को या टोटल सी को इनको कवर कर सकते हैं ऐसा। तो आप इसको हम कैसे सोच सकते हैं फिर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कैसा भी हो, कैसे भी हो, डायगोनल हो नहीं हो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो कर लेगा कवर, या उसका मान लो कि डिस्टिंक्ट हो भी ना और मान लो वो रेगुलर हो गया तभी उसका एलजीब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो गया वो भी हमें एल मिल जाएगा तो टोटल सी इनको कवर कर देगा, है कि नहीं। अगर ये एम जीएम इक्वल हो गया, कोई भी मान लो रिपीट होता भी है के टाइम्स मेरा ये भी लिनियरली एल आई मिल गया, क्या मुझे लगता सर ये जो अभी इससे हाँ फुल का कोड के लिया तुमने, हाँ जीरो आइगन वेक्टर थोड़ी होगा है, क्या कहेगा क्या बोल क्या रहे तुम ये पता, पहले 4x4 मैट्रिक्स तुमने लिया, इस मैट्रिक्स के कॉलम से क्या मतलब है हमें, उसका आइगन वैल्यू जीरो भले हो आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होगा ना। तुम ये बोलो कि दोनों जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के रेस्पेक्ट में हमें नॉन जीरो आइगन वेक्टर ही मिलेगा। फिर ये तो ये वेक्टर कैसे हो गए जो अभी क्वेश्चन किया था हम लोग, अगर हम ये कह रहे थे कि ये जीवन की जो वेक्टर है वही का ना ना इसका नहीं, वो जो p हमें मिलता है p इनवर्स, ये p नॉन सिंगुलर, यहाँ पे जीरो ये नॉन सिंगुलर होगा कभी, इसका इनवर्स आएगा कभी। फिर ये भी गलत हो गया तो एक नहीं होगा, लिस्ट में बता रहे हैं पहले से एक नहीं गलत हो एक इक्वल कह रहा है, अगर ऑल आइगन वैल्यू इक्वल हो गए तो हम कोई भी नॉन जब कह रहे हैं सभी आइगन वेक्टर है वो लेफ्ट डबल लेफ्ट टू लेफ्ट डिस्टिंक्ट होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग तो वेक्टर निकल आएंगे डिस्टिंक्ट। अभी तो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था
उसमें क्या किया है? अरे इसमें कह रहा है सी है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो कि उसमें क्या बोला है कि सभी आइगन वेक्टर जो है वो मतलब सभी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है वो मेरा आइगन वेक्टर है। हाँ तो ये कैसी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? पहले थी तो -2 वाली वो डायगोनलाइजेबल है, इसकी आगे वैल्यू क्या करेगी? -2 वो डिस्टिंक्ट होगा ना, कहां इक्वल है सभी? तुमने क्या स्टेटमेंट लिखा था? अब उसका हर एक वेक्टर Rn था R3, वो R3 जनरेट कर रहा है, सब नॉन जीरो वेक्टर है, वो आइगन वेक्टर है। जब डायगोनलाइजेबल है तो उसका हर एक नॉन जीरो वेक्टर हो गया। जब डायगोनलाइजेबल हो गया, डायगोनलाइजेबल मतलब इफ एंड ओनली कंडीशन है। डायगोनलाइजेबल का तो इफ एंड ओनली कंडीशन है कि सारे आइगन वेक्टर एलाई होना चाहिए, तभी ये डायगोनलाइजेबल होगा। डायगोनलाइजेबल होगा तो एलाई होगा। हाँ, इफ एंड ओनली कंडीशन है। ये सारे जब एलाई हो गया तो ये सब मिला के तो मुझे सी ही दे देगा, क्योंकि ये तो ये सभी एलाई है, तो ये तो बेसिस बन गया सी का। हाँ अरे पागल, सब वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये बोल रहा है, ये मान लो तुम्हारा सी टू दी पावर एन है, ये सी टू दी पावर एन है, आर टू दी पावर एन है, ठीक। यहाँ से कोई भी तुम वेक्टर उठाओगे, हाँ, तो ये वेक्टर कहीं से भी उठाओ, ये जो बन गया मेरा, ये टोटल सी टू दी पावर एन को जनरेट कर देगा कि नहीं? तो ये वेक्टर तो उसके अंदर ही है, तो ये भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं इससे? तो इससे जब रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये भी मतलब आइगन वेक्टर एक बन गया, सारे नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर बन गया कि नहीं? इसमें ये क्या है? अब हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे इसको, हम लोग बता रहे थे कि ए बी सी तीनों गलत है, हो सकता है कि डी कुछ सही हो, और आंसर दिया हुआ है कि ए और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? इसमें मतलब क्या सच्चाई है, मतलब क्या हो सकता है? नहीं, आर ले लो, चलो आर ले लो, सी को हटा दो, आर ले लो, आर ले लो, सी के अंदर आर भी तो है, आर ले लो। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, आप इसमें जो कंफ्यूजिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ से यही है कि दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमें उस टाइम पे ये चीज़ें ये नहीं हुआ कि सही में मतलब कैसे हो सकता है। इवन मैंने ये सोचा कि इसका हो सकता है कि आंसर ही गलत दिया हो, तो नेट का साइट्स में भी मैंने चेक किया इसका आंसर वगैरह, वो भी ऐसी था, बिना करेक्शन के वो भी। ना एक्स नलर नहीं है, वो भी हम चेक किया मैंने ना, वो भी मैंने चेक किया कि हाँ हो सकता है कि जो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए हो, देयर एग्जिस्ट लैम्डा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेम क्वेश्चन मैंने लिखा, ये सेम क्वेश्चन नहीं नेट का है। अब दो एग्जांपल्स में देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, मान के चलो कि मेरा सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक ना। तो 1 के रेस्पेक्ट में मुझे 1 और 2 मेरा आइगन वैल्यू बना, 1 और 2 मेरा आइगन वैल्यू बना, 1 के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, y 0 दैट इज 1 0, और इसके रेस्पेक्ट में 0 1 मिलेगा। इसके रेस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर मिलेगा, आइगन स्पेस इससे जनरेट होगा, इसका रेस्पेक्ट में ये जनरेट होगा। तो ये टोटल एक्चुअली आर स्क्वायर को कवर कर रहा है, आर स्क्वायर के बेसिस है, दोनों डिस्टिंक्ट भी है। और सबसे सोचने वाला बात यह है कि ये 1 0 जो है वो किसको जनरेट करता है? 1 0 मेरा जनरेट करते हैं एक्स एक्सिस को, 0 1 किसको जनरेट करता है? वाई एक्सिस को। और ये दोनों मिला के टोटल आर स्क्वायर को जनरेट नहीं करते। कैसे जनरेट करेगा? यहाँ से कोई वेक्टर उठा लो, यूनियन तो मैं प्लस तो ले नहीं रहा हूं, भले ये टोटल आर स्क्वायर का बेसिस सिंगल सिंगल दे रहे हैं, पर ये जनरेट कर दे ये दोनों एक्सिस को ओनली,
इसका जो भी इंटीरियर पार्ट होगा, कोई भी होगा, कोई भी वेक्टर ले लो, तो तुम इससे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दो अलग अलग वेक्टर है। आर स्क्वायर का मेरा बेसिस, आर स्क्वायर का बेसिस मेरा ये होना चाहिए 1 0 एंड 0 1 एक साथ, तभी तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। आर स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस ये है, और दोनों सब स्पेस तुम अलग अलग अगर ले रहे हो, W1 अगर ले रहे हो जो 1 0 से जनरेट हो, और W2 एक सब स्पेस ले रहे हो जो तुम्हारा 0 1 से जनरेट हो, तो W1 प्लस W2 भले हो सकता है आर स्क्वायर, W1 प्लस W2 वो भी एक सब स्पेस होते हैं जो आर स्क्वायर को जनरेट करेगा, नहीं कि दोनों अलग अलग करके टोटल आर स्क्वायर दे देगा, कभी नहीं दे सकते। क्योंकि इसमें से कोई भी एक वेक्टर उठा लो, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि ये तो ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सिस को जनरेट करेगा, तो बीच वाला टर्म को कौन जनरेट करेगा? तो दोनों भले ही मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट मुझे मिल रहा हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट से हमें मतलब नहीं है, तब तो टोटल आर स्क्वायर को कभी नहीं देगा। आर स्क्वायर को तब देगा जब दोनों एक साथ होगा, तभी तो तुम लिख सकते हो कि C1 इंटू 1 0 प्लस C2 इंटू 0 1, तो टोटल कोई भी आर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आर स्क्वायर की, इससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये तो एक्सिस का मामला है, बस इंटीरियर का कोई बात ही नहीं है, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तभी टोटल आर स्क्वायर को दे सकते हैं जब मेरा आइगन स्पेस में एक साथ सारे बेसिस में एलिमेंट्स हो, एक साथ हो, ये आइगन स्पेस का बेसिस बने, तो टोटल तभी मेरा टोटल आर स्क्वायर को दे सकते हैं। बिल्कुल करेगा, हाँ। इसीलिए 1 0 से जो जनरेट हो रहे हैं, तो 1 0 से लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? सारे 1 2 0 3 0 5 0, तो टोटल एक्सिस को देगा, एक्स एक्सिस, और ये 0 1 तो टोटल वाई एक्सिस को देगा, इसीलिए जनरेट हो रहे हैं, पर दोनों का कॉम्बिनेशन में तो नहीं देगा, ठीक ना? हाँ, कोई भी नहीं देगा, तुम 1 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग लेके तो नहीं कर सकते हो ना। W1 प्लस W2 लोगे तो भले सबको टोटल आर स्क्वायर कवर हो जाए, अदरवाइज कवर नहीं होगा। पूरा टोटल कवर करने के लिए हमें आइगन स्पेस के n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, n लीनियरली वेक्टर आइगन स्पेस का सेम लैम्डा के लिए चाहिए, एक ही लैम्डा के लिए चाहिए, एक लैम्डा के लिए सारे n लीनियरली इंडिपेंडेंट मिले, वही मुझे मिल सकता है फुल स्पेस, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। तो जब एक लैम्डा के लिए सारे मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो स्केलर होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही लैम्डा मुझे मिल रहा है, यही मैट्रिक्स बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये जब ऑप्शन बना तो ये लैम्डा इजिकल टू आई लिख सकते हो तुम, तो ये इजिकल टू लैम्डा है, ठीक। इसी की वजह से ये और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये ऐसा मत सोचना कि एन मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो टोटल मुझे वेक्टर स्पेस दे दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ट्रू तब है जब उसको क्लास में लोगे या इसके साथ में लोगे, तभी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। ये इक्वल टू लैम्डा, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं होगा ऐसे, मिनिमल पॉलिनोमियल का, ठीक, ओके। चलो, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे आप देख लेना। तो तुम्हारा क्लास तुरंत तुरंत क्लास है, पानी पीना बस बस पानी पीने का वक्त मिलेगा।
क्या आंसर? तो क्या हो गया लोग? बुखार आगे ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो ना बहुत घाटा था। अरे तुम्हारा घाटा, मेरा घाटा था। नहीं तुम सो आराम से। ऐसे यार बीमार हो गए हैं? कौन चल रहा है? अच्छा, मतलब तब बीवी खाना ना नहीं दे रही? बीवी खाना नहीं दे रही? अच्छा। तो तुम इतना बीमार हो गए, तुम हमसे कहते हो कि सर छुट्टी बहुत करते हो, और तुम थोड़ा बीमार हो गए तुमने 15 दिन की छुट्टी कर दी सीधे। कहाँ बोले 15 अगस्त को बोले? तो आप खुद ही बंद कर रहे हैं ना, हम कहाँ बंद कर रहे हैं? हमारे कहने से क्या है, ये सब है ना, ये तो यही है, फिर पढ़ाएंगे, कोचिंग थोड़ा बंद होगी। कक्षा 15 की क्लास है। हैं? घर जाने का प्लान था मेरा। रक्षाबंधन यहीं पे सेलिब्रेट करना है। अभी हम गायब हो रहे हैं। अरे हाँ वो और जहाँ पे दुश्मनी है बांध दो। मनी नहीं। तभी तो भागे जा रहे हैं, रक्षाबंधन हैं? भागे जा रहे हैं। हैं? बचपन में होता था जो स्कूल होता था कि तो यहाँ भी स्कूल ही है, ये स्कूल ही है, और क्या है? नहीं, वहाँ पे क्या होता था ना, सारे लोग जबरदस्ती बनवा देते थे। तमसील तब उस दिन भागते थे ना लोग ऐसा। हाँ पता चले जिस लड़की को पसंद करते हैं उसी को राखी बनवा दो। वो तो सबको हाँ, ये भी चक्कर होता था। सबको धागा में मुझे एक साइड से सब बांध। हाँ। मेरे जैसा भाग जाता था। पहले कैसा नहीं छुट्टी सर, बुखार आ रहा है। पेट के बाहर कहा जाने देते हैं। देखो बुखार बांध के जाओ पहले, हाँ? बांध के जाओ। हाँ, अगर किसी ने तो उतर जाएगा। बहुत चक्कर था, टीचर सही नहीं थे यार। सही थे, टीचर को सोचना चाहिए। हैं? सही थे, वो चीज हम भी फॉलो करेंगे। हमें नहीं, टीचर टीचर नहीं बनाना चाहिए। क्या पता मान लो उस क्लास की लड़की शादी भी तो हो सकती है कभी ना कभी, क्यों नहीं हो सकती? ये सोचना चाहिए ना उनको, वो तो वो बात नहीं हो सकती। फिर तक उस टाइम पे माहौल खराब ना करें। पहले से ही राखी बनवा दो। ये कोई बात हो रही है? हाँ, पैर छुआ दो, चलो राखी बनवाओ, ठीक है, पैर भी छुआ देते हैं, पैर छू। हाँ हाँ। हमारे में पैर नहीं, हमारे में एक बनते हैं। हमारे में जैसे ओनली फीमेल्स बनते हैं, हमारे में मेल्स भी बनेंगे, फीमेल्स को फीमेल्स भी बनेंगे। अच्छा, दोनों साइड। तो सही ऐसा होता ठीक था। हम रुपए दे, तुम रुपए हमें दे दो। दोनों ही देंगे। मैं भी दूंगा तो वो भी देगा। हाँ वही तो, हम ही